हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मौज में रहिए, बेहतरीन पढ़ते रहिए। अगर हम बात करें केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, उन्हें संतुलित कैसे करें। आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको संतुलित किया होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं हिट एंड ट्रायल जो मेथड होता है, उसमें आप कब तक हर एक एलिमेंट के तत्व के आप एटम गिनते रहेंगे। आप थोड़ा सा लॉजिक तैयार करिएगा जिससे आप इनको आसानी से और जल्दी कर सकें। आपको करना क्या है, जो भी आपके अगर देख लिया जाए, जो रेनाइन जो आपकी, जैसे मान लो जब भी कोई यौगिक होता है, उस यौगिक में अगर हम बात करें तो उसमें रेनाइन क्या है, क्लियर है। जैसे सल्फेट है, SO4 है, आपका Cl है, आपका NO3 है। ये दोनों ज्यादा घूमते हैं। कौन कौन से? SO4 और NO3। इनको आप एक ग्रुप बनाकर चलिएगा, यानी इनको एक ग्रुप बना के चलो, इसको कंप्लीट उठाइएगा। आप देखना चुटकियों में आप इनको आसानी से कर लेंगे। और जब भी इनके जो पैटर्न आते हैं, जब भी आपका कोई स्टेटमेंट दिया जाता है और जब उसको हमें पहले समीकरण में लिखना होता है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला आपको तैयार होना ही चाहिए। तो अगर मैं बात कर लूं, सबसे पहले IMP हैं। अगर ये आप सामने ये देख रहे हो, ये आपके MP बोर्ड में अगर हम बात करें 2025 और 2025 की सप्लीमेंट्री, दोनों में ये पूछ चुके हैं। क्लियर है, काफी IMP रहे हैं और इनको आप तैयार करिएगा। और जो आपके नेक्स्ट जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनके लिए काफी IMP रहेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है। पहले मैं आपको बता चुका हूं, जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो आपके अगर देख लिया जाए एक तराजू की तरीके से होती हैं। जो तराजू जो होता है उसके दो साइड होती हैं। एक तरफ क्या होता है, आपके बाट रखे जाते हैं, दूसरी तरफ वस्तु रखी जाती है। ऐसे इनमें अगर देख लिया जाए तो आपको जो इक्वल जो दिखाई, आपको जो एरो के साइन दिखाई देते हैं, आपको जो एरो के साइन दिखाई दे रहे हैं, ये एरो साइन में अगर देख लिया जाए तो ये आपका क्या है, तराजू है। एक साइड ये है, इसको बोलते हैं हम LHS, और एक साइड ये है, ये बोलते हैं RHS। ये आपके जो होते हैं उत्पाद कहलाते हैं, इनको आप प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। और ये आपके कहलाते हैं अपकारक या क्रियाकारक, इनको बोलते हैं आपका रिएक्टेंट। क्लियर है। जो रिएक्टेंट होते हैं वो LHS में लिखे जाते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं वो RHS में लिखे जाते हैं। इतनी बात आप दिमाग में रखिएगा। अब जितने LHS यानी जितने अभिकारक में जो भी आपके तत्व हैं, जितने परमाणु भाग लेंगे उतने ही परमाणु इधर बनते हैं। यानी दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या हमेशा कैसे होनी चाहिए, बराबर। क्लियर है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है, क्या कहता है कि दोनों तरफ के जो भी आपके तत्व हैं, उन तत्वों के जो परमाणु हैं उनकी संख्या हमेशा कैसे होनी चाहिए, बराबर। जब तक बराबर नहीं होगी तब तक रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं माना जाएगा। क्लियर है। हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको हम आसानी से कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा हिट एंड ट्रायल क्या कहता है कि आपकी जो सबसे कम परमाणु वाला जो भी तत्व है उसका आप क्या क्रियात्मक तरीके से आगे बढ़िए, यानी गुणा करते चले जाइए और आगे बढ़िए। लेकिन इसमें काफी टाइम लग जाता है, हमें इधर के देखने होते हैं, हमें इधर के देखने होते हैं, फिर हमें बैलेंस करना होता है। लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक तैयार करिएगा। लॉजिक क्या है, आप पूरा एक ग्रुप देखिएगा, उस ग्रुप को आप क्या काम करेंगे, इक्वल करेंगे। क्लियर है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर आप ये देख रहे हो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सीधा सिंपल बताया NO3। यहाँ पर पूरा एक ग्रुप जो NO3 है वो पूरा अगर देख लिया जाए, ये कितना दिखा रहे हैं, 2। क्लियर है। तो यहाँ पर भी NO3 हमें 2 करना पड़ेगा। तो NO3 यहाँ पर कितना है, 1। तो यहाँ पर हम 2 कर दे रहे हैं। क्लियर है। मैं बात करूं यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन है। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, सिर्फ 2। तो 4 कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने 2 कर दिया तो 4 हो चुकी हैं। तो अब ये बात दे सकते हैं, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन आपकी कितनी हो गई है, 2। नाइट्रोजन 2 लगी है, 2 लगी है। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो चुकी है, जबकि 2 8 हो चुकी है। यहाँ पर ऑक्सीजन 6 2 है, 2 8 हो चुकी है। आपकी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। सीधा सिंपल सा। अगर ये आपकी, और दिमाग में रखिएगा क्या, NCERT जो बुक्स है वो जब भी बोर्ड पेपर में डालती है तो सीधे अपने बुक्स से ही डालेगी। का जो आपके NCERT जो आपका बोर्ड है, MP बोर्ड है, लेट बी UP बोर्ड है। क्लियर है। तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा कि हम और कितनी तैयार करें। हाँ, बैलेंस आपके रिवीजन के लिए काफी IMP हैं। लेकिन अगर हम देख लिया जाए तो सीधा सिंपल सी बात है, हमें क्या काम करना है, HO3 तो लगा दिए यहाँ पर, आगे और पीछे सबसे पहले और सबसे आखिरी में कितने करने हैं, 2 2 तैयार करने हैं। नेक्स्ट आ जाइए, सीधा सिंपल सा फंडा है। मैं आपको क्या चकाऊं, यहाँ पर आप सल्फेट देखिए, SO4। बस 2 पे ज्यादातर निगाह, सिर्फ 2 पर ज्यादातर निगाह रखिए, NO3 पर और SO4 पर। SO4 यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है, पूरी 1 दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी कितनी दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही है, बराबर है, छोड़ दो। यहाँ पर Na कितना है, 1 है। यहाँ पर Na कितना है, 2 है। तो भाई साहब 2 यहाँ कर दे रहे हैं। क्लियर है। अब ये बात देख रहे हो, यहाँ पर 2 करने के बाद अगर देख लिया जाए तो टोटल आपके हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 2 यहाँ पर हो चुके हैं और 2 यहाँ, 4 हो चुके हैं हाइड्रोजन। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 2। तो यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, 2 कर दे रहे हैं। बस आपका ये कंप्लीट हो चुका है। Na2 है, Na2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर, 6 हो चुके हैं। ऐसे 2 यहाँ पर हो चुके हैं, 4 यहाँ पर, 6 हो चुके हैं। हाइड्रोजन कितनी है, 2 ये लग चुके हैं। वो हाइड्रोजन यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ये लगे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं, बैलेंस हो चुकी है। ऐसे इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर NO3 1 है, यहाँ पर भी NO3 1 है, बराबर है। Na यहाँ पर 1 है, Na यहाँ पर 1 है, बराबर है। Ag 1 है, Ag 1 है। Cl 1 है, Cl 1 है, इक्वल है। तो ये वैसे ही बैलेंस है।
नेक्स्ट आ जाइए। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो सीधा सिंपल है, SO4 यहाँ पर कितना है, एक है, तो भाई साहब SO4 एक है, आपको सिर्फ SO4 पे स्टार्ट करना है, NO3 पे स्टार्ट करना है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम बात करें Ba एक है तो यहाँ पर Ba एक है, हम यहाँ पर Cl कितने हैं, दो हैं, लेकिन यहाँ पर Cl कितना एक है, तो भाई साहब दो कर दे रहे हैं। क्लियर है, तो हम ये बात देख ले रहे हैं, Cl बराबर दो हो चुकी है, यहाँ पर H2 कितनी है, दो है, यहाँ पर भी H कितनी आ गई, दो आ चुकी है। लो आपकी ये भी क्या हो गई, आपकी बैलेंस हो चुकी है। आपको कुछ नहीं करना है, SO4 NO3 पर बस ध्यान लगाना है, सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर दो। क्लियर है, आप क्या एक दो H इतनी है, O इतनी है, Na इतनी है, क्या लिखने की जरूरत है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ लॉजिक तैयार करिएगा। हाँ, ये बात दिमाग में रखिएगा, जब भी हम कोई भी अगर देख लिया जाए तराजू लेते हैं, अगर इधर 5 टमाटर हैं और इधर 3 टमाटर हैं, तो यहाँ पर आप 2 टमाटर ही बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि 2 आलू रख दो। तो कहने का मतलब है दोनों तरफ के जो भी आपके एटम हैं, काहे के एटम, वो आपके तत्वों के एटम, वो हमेशा कैसे होने चाहिए, हमेशा बराबर होने चाहिए। क्लियर है, वो आप तो वो हो ना, सबसे बड़ी बात क्या है, जितनी इनकी प्रैक्टिस की जाए वो इतने ही बेहतर होते चले जाते हैं। क्लियर है, आपने बात देखा होगा, चाहे कुछ भी है, जैसे कोई भी गाना हम बार बार रिपीट करते हैं तो अपने को याद हो जाता है, लेकिन हम पढ़ाई बार बार रिपीट नहीं करते हैं। दुनिया में कोई भी चीज जिसके पीछे आप पढ़कर रह जाओगे, वो आपको चीज 99% वो मिल ही जाएगी। क्लियर है, अब मैं आपको बता रहा हूं, जो रासायनिक अपक्रियाएं जो दी गई हैं, इन रासायनिक अपक्रियाओं में करना क्या है, इन रासायनिक अपक्रियाओं में वो ये बात कह रहे हैं कि इनका रासायनिक समीकरण लिखिए तथा ये बताइए ये अपक्रिया किस प्रकार की है। क्लियर है, अपक्रिया 4 प्रकार की होती हैं, पहले बता चुके हैं। नंबर 1 होता है संयोजन, जब अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं तो संयोजन है। जब एकल उत्पाद जब टूटकर दो या दो अधिक में क्या काम करता है, वो उत्पाद में बदल जाता है, तो वियोजन है। और अगर जब कोई भी अधिक क्रियाशील जो आपका तत्व होता है कम क्रियाशील से उसके आयन चुराकर अपने साथ में जोड़ लेता है, तो विस्थापन है। और जब आयनों की अदला बदली हो जाती है तो क्या हो जाता है, आपका द्विविस्थापन है। तो अगर हम बात कर लें, वो क्या कह रहे हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वा फॉर्मेट में है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड के बारे में KBr। क्लियर है, और जी कैसा है, आपका एक्वा है। बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम आयोडाइड क्या होगा, BaI2, बेरियम आयोडाइड हो गया। ठीक है, एक्वा फॉर्मेशन में नेक्स्ट पोटेशियम आयोडाइड KI। क्लियर है, एक्वा फॉर्मेशंस में ऐसे ही बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2। ठीक है, ये भी आपका कायमा है, ये सॉलिड फॉर्मेशन में। तो ये तो आपका समीकरण लिख लिया है, लेकिन कैसा लिखना है, संतुलित। तो संतुलित करने के लिए अगर हम बात कर लें तो हम ये देख ले रहे हैं, सीधा सिंपल सा फंडा है क्या, कि अगर हम बात करें यहाँ पर Br कितने हैं, एक है, यहाँ पर Br देखो एक है, यहाँ पर Br कितने हैं, दो हैं, तो यहाँ पर हम Br कितने कर रहे हैं, दो। जैसे Br दो हुए तो K2 हो चुके हैं, जब K2 हो गए तो यहाँ पर K2 कर दो। क्लियर है, तो ये दोनों तो बराबर हो चुके हैं, देख लो बराबर हो चुके हैं, Br दो हो चुके हैं, K2 हो चुके हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर Ba कितना है, सिर्फ एक है, यहाँ पर Ba कितना है, सिर्फ एक है। Y कितने, दो हैं, यहाँ पर देखो I दो हो चुके हैं। अभी आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो चुकी है। क्लियर है, अब आप ये बात देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो K ने I को लिया है और Ba ने Br को लिया है, तो जब आयनों का आदान प्रदान हुआ है तो अपक्रिया कौन सी हो गई है, अपक्रिया हो गई द्विविस्थापन। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाइए, जिंक कार्बोनेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ZnCO3 जिंक कार्बोनेट हो गया, सॉलिड फॉर्म में दिखा रहे हैं। अब कह रहे हैं जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। क्लियर है, साइड में नेक्स्ट आ जाइए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, गैस है। अब ये बात कह रहे हैं, सीधा सिंपल सा वो क्या कह रहे हैं, हम बैलेंस देख ले रहे हैं, Zn एक है, Zn एक है, C एक है, C एक है, O तीन है, तो एक और दो कितने हो गए, तीन। अब वो कह रहे हैं किस प्रकार की अपक्रिया है, तो आप ये बात देख रहे हैं, कोई भी एक पदार्थ है, एकल है, और ये टूट रहा है दो में, जब एक दो में टूट जाता है तो कौन सी हो जाती है, वियोजन। तो ये अपक्रिया कौन सी हो जाएगी, वियोजन अपक्रिया हो जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाइए, हाइड्रोजन है, H2 है, ठीक है, गैस में है। नेक्स्ट आ जाइए, क्लोरीन क्या है, Cl है, ठीक है, ये भी क्या है, आपकी गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, ये हमने सीधे सीधे क्या फॉर्मूले बनाते हैं, फिर हम बैलेंस करेंगे। अब हम बैलेंस चेक कर ले रहे हैं, बैलेंस इक्वल में है, तो हम ये बात देख रहे हैं, यहाँ पर H2 है और यहाँ पर भी Cl कितने, यहाँ पर दो होती है, Cl2 होती है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये दोनों जब दो दो हैं तो यहाँ पर दो करनी पड़ेगी, तो दो में एक कर दें, इक्वल हो चुकी है, बिल्कुल। H2 है तो H2 है, Cl2 है तो Cl2 हो चुकी। क्लियर है, अभी बात देख रहे हैं, जब दो आपस में मिल जाए और एक बना दे तो संयोजन है, तो द्विविस्थापन है, ये आपकी वियोजन है और ये संयोजन है। अब इसको देख लेते हैं, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या होता है आपका, Mg, सॉलिड स्टेट में है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में अगर हम बात कर लें तो HCl है, ठीक है, रिएक्शन में क्या करें, एक्वा फॉर्मेट में है, ये स्टेट इसकी क्या है, एक्वा है। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम जो क्लोराइड होता है वो क्या होता है, MgCl2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया और हाइड्रोजन गैस बनती जा रही है। तो अब ये बात आप देख रहे हैं, अगर हम बात कर लें तो मैग्नीशियम ने क्या काम किया है, सबसे पहले बैलेंस देख ले रहे हैं, संतुलन बहुत जरूरी है, बिना संतुलन के तो कुछ होगा ही नहीं। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे Cl कितने हैं, दो हैं,
तो यहाँ पर Cl एक है तो दो तो करने पड़ेंगे, तुमने ये दो कर दिए, तो हाइड्रोजन भी दो हो गई, Cl दो हो गई, हाइड्रो क्लोरीन यानी Cl दो हो चुकी है, हाइड्रोजन भी दो हो चुकी है, Mg एक है तो Mg एक है, ये इक्वल हो चुकी है, यानी कि ये बैलेंस हो चुकी है। अब बात फंस रही है, मैग्नीशियम अगर देख लिया जाए अधिक क्या रिएक्टिव है हाइड्रोजन की अपेक्षा, जिस कारण से हाइड्रोजन ने मैग्नीशियम ने क्या काम किया है, हाइड्रोजन से उसकी आयन Cl को छुड़ाकर अपने साथ लगा लिया, तो क्या बना लिया MgCl2। जब कोई अधिक अपक्रियाशील जो तत्व है कम क्रियाशील से उसके आयनों को अपने साथ जोड़कर तैयार कर लेता है तो हो जाती है विस्थापन। तो ये अपक्रिया कौन सी होगी, विस्थापन। क्लियर है, तो ये अपक्रिया कौन सी है, ये आपकी अपक्रिया कौन सी है, द्विविस्थापन है। ये कौन सी आपकी द्विविस्थापन है, द्विविस्थापन है। अगर इसके बारे में अगर हम बात कर लें, ये कौन सी आपकी, ठीक है, ये कौन सी है, तो एक है, दो में टूट रही है तो कौन सी होगी, वियोजन है। कौन सी हो गई आपकी, वियोजन है। इसी तरीके से इसके बारे में अगर हम बात कर लें, दो हैं जोड़कर एक हो रही है तो संयोजन है। कौन सी है ये, संयोजन है, जोड़ने को बोलते हैं। और यहाँ पर अधिक अपक्रियाशील कम वाले से उसके आयनों को छुड़ा रहा है तो ये कौन सी होगी, विस्थापन है। कौन सी है, विस्थापन है। इसी तरीके से वो आपसे और भी पूछ सकते हैं, आईएमपी है, कुछ नहीं करना है, बैलेंस बहुत ही सिंपल होते हैं, संतुलन बहुत सिंपल होते हैं, छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं उनको तैयार कर लीजिएगा और पूरे एक आयन को कंप्लीट देखिएगा। क्लियर है, और जितनी भी है आप प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास से सब कुछ होता है, अभ्यास करने से सब कुछ होता है। जितना आप बेहतरीन अभ्यास करेंगे उतने ही आप उस सब्जेक्ट में और बेहतरीन हो जाएंगे। तराजू की दो साइडें होती हैं, एक साइड इधर होती है तराजू की, एक साइड इधर होती है। क्लियर है, ऐसे ही हर एक रासायनिक अपक्रिया की दो साइड होती हैं। अगर हम बात कर लें तो हम ये बात कह सकते हैं, कोई भी अगर रासायनिक अपक्रिया होगी, अगर कोई भी रासायनिक समीकरण है, यदि कोई भी रासायनिक समीकरण है तो हम ये बात कह सकते हैं, रासायनिक समीकरण कोई भी यदि है आपका तो उसमें दो साइडें होती हैं। क्लियर है, जो एक तराजू की तरीके से होता है उसमें अगर देख लिया जाए, आपके इधर जो होती है RHS बोलते हैं, यानी इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड, इधर बोला जाता है LHS, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड। RHS की तरफ जो होते हैं उन्हें बोला जाता है उत्पाद। क्लियर है, ऐसे ही LHS तरफ होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रियाकारक, क्या बोला जाता है, अभिकारक। क्लियर, या तो अभिकारक कह दो या फिर हम कह सकते हैं क्रियाकारक। और इधर जो RHS तरफ होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। क्लियर है, अपकारक वो होते हैं जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन दोनों ने भाग लिया और उत्पाद के रूप में बना दिया क्या, CO2। क्लियर है, तो जो अपक्रिया में भाग लेते हैं वो आपके LHS तरफ लिखे जाते हैं और जो बनकर तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, RHS कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण में अगर हम बात करें, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को यदि किसी भी समीकरण के रूप में दिखाया जाता है तो उसे बोला जाता है रासायनिक समीकरण। क्लियर है, अब रासायनिक समीकरण में होता क्या है, अगर ये तराजू मान लें, अगर इसको हम तराजू मान लें तो दोनों तरफ के जो आइटम है, यानी कि दोनों तरफ के जो तत्व हैं, उन तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, बराबर। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अगर देख लिया जाए किसी भी रासायनिक अपक्रिया में RHS और LHS के जो तत्व हैं, उन तत्व जो एलिमेंट है उनकी संख्या हमेशा परमाणु संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर। जैसे इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर O2 दो है, इधर भी O2 दो है। क्लियर है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये रासायनिक समीकरण बिल्कुल सही है। क्लियर है, इसी आधार पर वो क्या काम करते हैं, बोर्ड एग्जाम में काफी बार उन्होंने दिए हैं आपके क्या, रासायनिक समीकरण जिनका क्या काम करना है, संतुलन करना है। या तो वो किसी भी भाषा के आधार पर देंगे या फिर डायरेक्टली क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण दे देते हैं जिनको हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। दो ही तरीके से आते हैं, दोनों तरीके से ही बोर्ड पेपर में काफी बार पूछे जा चुके हैं। क्लियर है, तो मैं आपको समझा रहा हूं दोनों तरीके से, पहले भाषा वाले फिर डायरेक्टली बताऊंगा किस तरीके से हम उनको कर लेते हैं। आपको हिट एंड ट्रायल विधि आपने काफी बार पढ़ी होगी, लेकिन क्या होता है, हिट एंड ट्रायल विधि से अगर देख लिया जाए तो हम क्या काम करते हैं, काउंटिंग करके करते हैं जिसमें हमें काफी टाइम लग जाता है। आप थोड़ा सा लॉजिकल सेंस लगाइएगा कि अगर दो तराजू हैं, अगर दो तो हम कितने आइटम चला रहे हैं कि तराजू आपका बैलेंस हो जाए। थोड़ा इतना लॉजिक चलाइएगा। आप हर एक बात में लॉजिक चला लेते हैं, आपने देखा होगा, सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर हर एक बात में लॉजिक चलता है, कैसे होगा, कब होगा, मतलब क्यों होगा, कैसे हो रहा है, हर तरीके से लॉजिक चलाते हैं। उतना ही लॉजिक अगर पढ़ाई में भी चला लेना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपसे बढ़कर कोई भी नहीं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो बात कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस से सहयोग करके अमोनिया बनाता है। क्लियर है, तो क्या कह रहा है, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके क्या बनाता है, आपका अमोनिया बनाता है। क्लियर है, अब वो क्या, हमेशा दिमाग में रखना, बच्चों के दिमाग में एक बात जरूर आती है क्या, कि डायरेक्टली सर ने N2 क्यों रखा है, डायरेक्टली H2 क्यों रखा है। तो आप ये बात दिमाग में रखिएगा, ज्यादातर जो गैस होती हैं वो हमेशा आपके दो जो एटम है उनको जोड़कर ही
आपस में बनाई जाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम सिंगल लिख देंगे, अगर किसी भी गैस को अगर सिंगल लिख दें, जैसे हमने एन लिख दिया या फिर हमने एच लिख दिया, तो वो आपके सिंबलिक बन जाते हैं, यानी संकेत बन जाते हैं। क्लियर है? तो जैसे अगर हम ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर ऑक्सीजन ओ है, क्लियर है, तो ये संकेत हो गया। यदि हम आगे बढ़े, कोष्टक में लेकर आए, तो ये हो गया नवजात ऑक्सीजन। क्लियर है? आगे बढ़े, O2 जैसे करेंगे वैसे ही क्या बन जाएगी आपकी गैस। क्लियर है? गैस का एक एटम हो गया। और आगे बढ़ेंगे, O3 जैसे ही करेंगे तो ये क्या बन जाएगी आपकी ओजोन। क्या बन जाएगी? ओजोन। क्लियर है? तो कभी भी गैस आपके सिंगल फॉर्मेट में आप नहीं रखेंगे। क्लियर है? और जैसे जैसे आप केमिस्ट्री आगे सीखेंगे 11th-12th में, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक चीज बताई जाएगी। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई भी हम गैस लिखेंगे तो हम 2 जरूर लगाएंगे। अब डायरेक्टली जैसे NH3 आपका अमोनिया है, आपको छोटे छोटे फॉर्मूले हमेशा याद होने ही चाहिए। हाई स्कूल में मुश्किल से आप 30-32 फॉर्मूले तैयार कर लीजिएगा, जिससे आप केमिकल रिएक्शन आसानी से कर सकेंगे। अगर आप मान लो अगर आपको कहीं का पता ही ना मालूम हो, तो आप कैसे वहां पर नौता खाने के लिए जाएंगे और किस तरीके से रसगुल्ला आप खींचेंगे। तो आप वहां पर नौता खाने के लिए कैसे जाएंगे, वहां के जो बफर सिस्टम में जो आइटम लगे हैं वो किस तरीके से खाएंगे पिएंगे। तो किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए आपको हमेशा वहां का एड्रेस मालूम होना चाहिए। उसी तरीके से जब भी हम रासायनिक अपक्रिया करते हैं, तो छोटे छोटे जो फॉर्मूले होते हैं उनको तैयार हमेशा रखना चाहिए। जैसे अगर देख लिया जाए तो आपका एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, अगर देख लिया जल का सूत्र क्या होता है, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। मुश्किल से आपके 10th में मुश्किल से 30 आपके 30 सिर्फ आपके क्या होंगे, कंपाउंड नेम होंगे। उनको आप तैयार कर लीजिएगा। बैलेंसिंग तो बजट में आप सीखोगे, फिर बैलेंसिंग तो आप दौड़ते दौड़ते सीख जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अमोनिया क्या करेगी, NH3। अब सीधा सिंपल बात है, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर हम बैलेंस कर दें इसको, तो बैलेंस करने के लिए क्या है, सीधा सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है आपकी, 3 है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है, 2 है। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। अगर हम यहाँ पर 2 कर दें तो आपकी नाइट्रोजन देखो दोनों बराबर हो गई। क्लियर है? जबकि अगर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी होगी, 6। अगर यहाँ पर हम 6 करें तो यहाँ पर कितनी संख्या लिख दें, जिसका यहाँ पर अगर हम गुणा कर दें तो 6 हो जाए, तो हम कितनी लिख देंगे, यहाँ पर 3। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना किसी भी तत्व के पीछे अगर जो संख्या है, उस संख्या को यदि आगे वाली संख्या में गुणा कर दें तो ये कुल संख्या मानी जाती है। क्लियर है? तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 6। यदि हाइड्रोजन कितनी होगी, 6। अब यहाँ पर बात देख सकते हैं, हाइड्रोजन के 3 पीछे लगे, 3 दूनी 6 तो हाइड्रोजन है, जबकि इसके यहाँ पर 1 है, तो 1 की मतलब कोई वैल्यू नहीं होती है। नाइट्रोजन कितनी है, 2। तो आपकी क्या होगी, आपकी बैलेंस होगी। क्लियर है? बड़ा सिंपल तरीके का होता है, बस कुछ नहीं करना होता है। बस छोटे छोटे से सिंबल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनको आप रखिएगा और इनको आसानी से कर लीजिएगा। दूसरा क्या कह रहा है, हाइड्रोजन जो सल्फाइड है, हाइड्रोजन जो सल्फाइड है, सीधा सिंपल है, हाइड्रोजन जो सल्फाइड है, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन जो सल्फाइड है आपका, वो हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन के लिए कह रहा है कि वायु में दहन। अब वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन। मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑक्सीजन किससे लगाओगे, O2 से। क्लियर है? अब वो क्या काम कर रहा है कि आप जल बनाइए और सल्फर डाइऑक्साइड बनाइए। तो सल्फर डाइऑक्साइड मेन उत्पाद है, इसलिए मैं सल्फर डाइऑक्साइड पहले लिखना पड़ेगा। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्या बन रहा है आपका, जल। क्लियर है? अपने दिमाग में ये बात रखिएगा, जब भी हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो आपके 2 एटम तो सल्फर डाइऑक्साइड के बनते हैं और 2 एटम काय बनते हैं, आपके पानी के बनते हैं। दिमाग में रखिएगा, बहुत सिंपल है। तो 2 एटम तो आपके काय के बनेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, और 2 एटम काय बनेंगे, आपके पानी के बनेंगे। हम क्या काम कर रहे हैं, इनको बैलेंस कर दे रहे हैं। सीधी सिंपल सी बात है। अगर देख लिया जाए, यहाँ पर सल्फर कितने हैं, 2 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, तो यहाँ पर हम 2 कर दे रहे हैं। ऐसे यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल 2 हैं, जबकि इधर ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 4 ये हो गए हैं, 2 ये हो गए हैं। क्लियर है? टोटल कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर कितना लिख दें कि 6 हो जाए, तो यहाँ पर पिन लिख दे रहे हैं 3। क्लियर है? तो बैलेंस हो गई। हमेशा ध्यान रखना, आपकी हाइड्रोजन जो सल्फाइड जो होती है, वो जब भी ऑक्सीजन में जलती है हमेशा, तो 2 एटम सल्फर डाइऑक्साइड के बनेंगे, 2 एटम का बनेंगे, पानी के बनेंगे। क्लियर है? थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड आपका क्या कह रहा है, वो सीधा सिंपल ये कह रहा है कि एल्युमिनियम सल्फेट। अब सीधी सी बात है, अगर हम एल्युमिनियम सल्फेट लिखें और अगर आपको एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ना मालूम हो, आप बैलेंस कैसे करेंगे। मुश्किल से 30 फॉर्मूले होंगे, जिनको तैयार कर लो। किसी के द्वारा बताई हुई छोटी छोटी चीजें कैसे तैयार कर लेते हो, फॉर्मूले तैयार नहीं हो पाएंगे आप, पर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो आप क्या कह रहे हैं, एल्युमिनियम सल्फेट क्या कह रहा है, तो एल्युमिनियम सल्फेट क्या है, तो एल्युमिनियम सल्फेट के बारे में अगर हम बात करें, तो एल्युमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, Al2SO4 का होल थ्राइस। ये एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। क्या कह रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, यानी कि BaCl2। क्लियर है? रिएक्शन करने के बाद क्या कह रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो आपका क्या कह रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड कह रहा है AlCl3, और बेरियम क्या कह रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4। क्लियर है? अब इसको मैंने समीकरण के रूप में तो लिख दिया है, लेकिन अब उन्हें संतुलित करना है। अब संतुलित करने के लिए हम क्या काम करेंगे, सिंपल सा फंडा है। ऐसे सभी यौगिक जिसमें अगर देख लिया जाए पीछे अगर कोई चीज क्रियात्मक के रूप में लगी है, जो उस
को पूरा एक नया सूत्र बनाकर तैयार करती है, तो बस उसी की काउंटिंग देखो, एक एक करके कब तक चेक करोगे। अगर हम बात कर लें, यहाँ पर आपके जो सल्फेट दिखाई दे रहे हैं टोटल SO4, वो कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, क्लियर है। और यहाँ पर SO4 कितने दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 1, तो इसका मतलब इसे 3 करना ही पड़ेगा। जब इसको 3 करेंगे तो आगे हम 3 लगा दे रहे हैं, तो ये भी 3 हो चुकी है। अब Ba यहाँ पर 3 हो गई है और यहाँ पर Ba कितनी है, 1, तो भाई साहब इन्हें भी तो 3 करना पड़ेगा, तो 3 हमने इनको कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, Al यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है, 2, यहाँ पर Al कितनी है, 1, तो भाई साहब बराबर तो करना ही पड़ेगा, तराजू है तो यहाँ पर कर दिया, तो बस आपकी बैलेंस हो चुकी है। आप चेक कर लीजिएगा, बड़ा सिंपल तरीका है। जब भी कोई ऐसे आपके अगर देख लिया जाए जिन्हें आप ऋणायन बोलते हैं, वो अगर इनमें शामिल हो जाते हैं, और सीधी सी बात है, आप एक ग्रुप देखिएगा, ग्रुप की पूरी संख्या आप इकट्ठी लेकर चलिएगा। अगर एक एक करके आप लिखेंगे कब तक करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, पोटेशियम। पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो पोटेशियम क्या के, पोटेशियम को क्या बोलते हैं, वो तो पी लिख देंगे, क्लियर है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए इसके संकेत क्या है। पोटेशियम धातु अगर देख लिया है, जल से क्रिया करे, जल क्या, H2O से क्रिया करे, तो उत्पाद के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH बनाएगी, और साथ में क्या कह रही है, हाइड्रोजन गैस बनाएगी। मैं पहले कह चुका हूँ, जो आपकी हाइड्रोजन होती है H2 से लिखी जाएगी, ऑक्सीजन O2 से लिखी जाएगी, नाइट्रोजन N2 से लिखी जाती है, क्लियर है। अब क्या काम करेंगे, इसको मैंने रासायनिक समीकरण रूप में तो अभिव्यक्त कर दिया है, लेकिन अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए हम क्या काम करें, तो बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ के जो तत्व आए हैं उनकी परमाणु संख्या में से बराबर होनी चाहिए, क्लियर है। इधर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन कितनी है, 2, जबकि इधर हाइड्रोजन कितनी है, 3 है, क्लियर है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन इधर 1 ही है, तो इसको भी हम 2 कर दे रहे हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन 2 होते ही पोटेशियम जो था वो ताकतवर हो गया, यानी 2 हो चुका। इधर अकेला 1 ही बच रहा है पोटेशियम, तो पोटेशियम इधर का चिल्लाया मुझे भी तो 2 कर दो, जब उधर 2 कर दिए तो इधर भी हमने 2 कर दिए। आप चेक कर सकते हैं सर, बैलेंस हो चुकी होगी, 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है। हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 4, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 2 इधर लग गए हाइड्रोजन और 2 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर भी 2 है, उधर भी आपके ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं, क्लियर है, बैलेंस हो चुकी है। तो आप क्या काम करिएगा, कुछ नहीं, छोटे छोटे क्या होते हैं आपके, छोटे छोटे से, सिर्फ बहुत ही छोटे छोटे से क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको आप दिमाग में रखिएगा। और कुछ नहीं करना है, बस एक तराजू है, तराजू पर अगर एक आइटम ज्यादा हो जाए तो उसको इक्वल करना है। ऐसा नहीं है कि टमाटर चढ़े हैं तो इधर फूलगोभी रख दो, नहीं, टमाटर को टमाटर ही के साथ इक्वल करना है। इधर 2 टमाटर हैं, इधर 1 टमाटर है, तो 1 टमाटर इधर आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्लियर। तराजू के दोनों हमेशा आपके जो LHS RHS है वो हमेशा कैसे होने चाहिए, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, क्लियर है। बस दिमाग में इतना रखेंगे क्या, यदि टमाटर इधर ज्यादा हो चुके हैं तो इधर आपको टमाटर ही करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आलू रख के काम चला ले, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण रूप में परिवर्तित करके उन्हें संतुलित कीजिए, क्लियर है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि सीधा सिंपल सा फंडा क्या है, वो सीधा स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट से वो क्या काम कर रहे हैं, समीकरण बनाइए, पहले समीकरण बनाइए, फिर क्या काम करिए, उनको संतुलित भी कीजिए। बहुत ही सिंपल होते हैं। इनको करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, बिना फॉर्मूले के आप इनको नहीं बना सकते हैं, क्लियर है। तो सीधा सिंपल सा फंडा क्या है, सबसे वो कह रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। रिएक्शन कह रही है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और साथ में क्या कह रहे हैं, जल बनाइए H2O। मैंने ये तब रख पाए हैं जब मैं जानता हूं कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तभी तो मैं कर पाया, नहीं तो क्या कर ही नहीं पाता। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इनको बैलेंस कर रहा हूँ। सीधा सिंपल सा फंडा है, मैंने इनको समीकरण रूप में लिख दिया है, लेकिन वही कह रहे हैं इनको संतुलित भी तो कीजिए, बिना संतुलन के काम चलेगा कैसे। तो संतुलन करने के लिए हमने क्या बताया है कि तराजू है, तराजू के दोनों तरफ के जो आपके पल्लर हैं उनमें प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या हमेशा कैसे होनी चाहिए, आपकी बराबर होनी चाहिए। तो पहले हम देख ले रहे हैं, Ca यहाँ पर कितना है, Ca 1 है, यहाँ पर Ca कितना है, 1 है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पर अगर हम बात कर लें, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ पर भी कार्बन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन अगर हम देख लें, टोटल ऑक्सीजन कितनी बैठ रही है, तो टोटल ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात कर लें तो ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन 2 जे लगी है, ऑक्सीजन और 2 जे लगी है, 4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन देख रहे हो, 3 1 है और 1 ये 4 है, पूरी है। हाइड्रोजन ये 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। अरे भाई साहब, ये तो बिल्कुल संतुलित दी गई है, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले से ही संतुलन हो चुका है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए। अब वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो वो क्या कह रहे हैं, जिंक किसको बोलते हैं हम, Zn को। सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मूला क्या होता है आपका, AgNO3, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा है, जिंक नाइट्रेट, तो जिंक जो नाइट्रेट है Zn, आपकी जो नाइट्रेट है तो ZnNO3 का ट्वाइस, ये जिंक नाइट्रेट हो चुकी है। और जो सिल्वर कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, सिल्वर Ag, क्लियर है। अब हम क्या काम कर रहे हैं, इसको बैलेंस करना है। ये तो सीधा सीधा आपका क्या हो गया है, आपका सीधा सीधा समीकरण बन गया, लेकिन बैलेंस भी तो करना है भाई साहब। तो बैलेंस करने के लिए अगर सीधा सिंपल सा तरीका देख लिया जाए, तो बैलेंस अगर हम करें तो यहाँ पर Zn कितनी है, यहाँ पर 1,
ठीक है। अगर हम यहाँ पर नाइट्राइड देखें, सीधा सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं NO3 दो हैं, यहाँ पर NO3 एक ही है, तो इसको दो करने के लिए यहाँ पर दो करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर NO3 हमने दो बराबर किए हैं, Ag भाई साहब दो हो चुके हैं, तो इसलिए दो Ag बराबर करने पड़ेंगे। क्लियर है। अब आप ये बात देख रहे हैं, अपने पास अगर देख लिया जाए तो सीधा सिंपल सा फंडा क्या है, सीधा सिंपल सा फंडा क्या है, Zn एक है, Zn एक है, NO3 दो है, NO3 दो है, आपका Ag दो हो चुके हैं, यहाँ पर भी दो हो चुके हैं। अरे भाई साहब बैलेंस हो चुकी है बिल्कुल। क्लियर है, कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए। अब वो क्या कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम क्या बोलते हैं, Al। क्लियर है। अब कॉपर क्लोराइड क्या है, तो कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2, कॉपर क्लोराइड हो चुका है। अगर देख लिया जाए, अगर हम आगे बढ़ जाएं तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड हो चुका है। और कॉपर क्या है आपका, Cu, कॉपर है। अब हम ये देख रहे हैं ये बैलेंस है कि नहीं है। सीधा सिंपल सा फंडा है, बैलेंस करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, एटम को देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये बात देख सकते हैं, यहाँ पर Cl कितनी है, यहाँ पर 3 है, जबकि यहाँ पर Cl कितनी है, 2 है। बराबर कैसे होगी, तो सीधा सिंपल सा फंडा क्या है, बराबर तब हो सकती है जब 6 हो जाए। क्लियर है। तो 6 करने के लिए अगर हम बात कर लें तो तभी बराबर हो सकती है, तो बराबर होंगे नहीं, 6 एटम बराबर होंगे। तो अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर अगर हम 3 कर लें और यहाँ पर 2 कर दें तो 6 हो जाएंगे। देखो तो हो गए, Cl कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो चुके हैं, यहाँ पर भी Cl कितने हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं। क्लियर हो। तो किसी तरीके से बराबर हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकती थी, 6 करना पड़ेगा, कि यहाँ पर भी 6 हो सकता है, यार इस संख्या गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर भी 6 हो जाए, यहाँ पर भी 6 हो जाए। लेकिन यहाँ पर कॉपर कितने हैं, 3, तो यहाँ पर हमें 3 कॉपर करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 कॉपर हो चुके हैं। अब यहाँ पर Al कितनी है, 2, तो यहाँ पर भी 2 Al कर दो, बस आपके शायद इक्वल हो चुके होंगे। Al 2 है, Al 2 है, Cl3 यहाँ पर कितनी होगी, 6, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर होगी, Cu कितनी है, 3, 3 1, आपका क्या हो गया, बैलेंस हो चुकी है। सिंपल सा फंडा है। आपने यहाँ पर ये देखा हो मैंने किया क्या है, यहाँ पर Cl 2 है और यहाँ पर Cl कितनी है, 3 है। जब 2 और 3 है तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, एलसीएम से इक्वल कर दिया, 3 दूनी 6, यानी दोनों तरफ 6 6 आइटम हो जाए। और तो कहीं जोड़ी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं जोड़ी, यहाँ पर भी नहीं जोड़ी, हमें तो सीधा यहीं पे तो करना है। तो जब भी एक ही जगह पर हम इक्वल करना होता है एलसीएम से कर देते हैं। तो 6 करने हैं तो 6 कैसे होंगे, यहाँ पर 3 गुणा करेंगे तो इसलिए 3 यहाँ कर दिया, यहाँ पर 2 का करेंगे तो 2 का गुणा यहाँ कर दिया, आपकी बैलेंस हो चुकी है। क्लियर है। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या कह रहा है, फॉर्मूला क्या होता है बेरियम क्लोराइड का, BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड हो चुका है। पोटेशियम सल्फेट क्या कह रहा है, K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट हो चुका है। अगर देख लिया जाए तो अब वो क्या कह रहा है, रिएक्शन करके आपका बेरियम सल्फेट बना रहा है, यानी कि BaSO4, बेरियम सल्फेट, साथ में कह रहा है आपका पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। हम ये तब कर पा रहे हैं जब ये फॉर्मूला मैं रख पा रहा हूँ। क्लियर। इसलिए छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, आप कुछ मत करो इसमें, जो आपके ये आपके एनसीईआरटी बुक्स के ही हैं, और इसके अलावा बोर्ड पेपर में वो कुछ भी देते ही नहीं है। क्लियर है। आप तो इन्हीं फॉर्मूलों को बस तैयार कर लीजिएगा और बस आगे बढ़ जाइएगा। अगर हम बात कर लें तो बैलेंस के रूप में अगर हम देखें तो बैलेंस है कि नहीं है, इस चीज को थोड़ा चेक कर ले रहे हैं। अगर हम बात कर लें Ba यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी Ba 1 है। क्लियर है। Cl 2 है, यहाँ पर भी Cl 1 है, भाई साहब 2 करनी पड़ेंगी, इसलिए Cl यहाँ पर 2 कर दी। जब यहाँ पर Cl 2 कर दिए तो K भी तो 2 हो चुके हैं, तो भाई साहब पहले से K 2 है, S 1 है, SO4 इक्वल हो चुकी है। यानी सीधा सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ नहीं करना था। सीधा सिंपल फंडा यहाँ पर अगर आपको क्या करना था, 2 सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करना था, बाकी सब इक्वल हो चुके। हाँ, पहले तो आप इसी तरीके से करोगे। बाई चांस यदि आपको और इनको अच्छा दिखाना हो तो हम क्या काम करेंगे, इनकी स्टेट लिख देंगे। स्टेट कैसे लिखेंगे, अगर देख लिया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका एक ही होता है, एक्वा। क्लियर है। ये क्या है, आपकी गैस है। क्लियर है। ये आपका क्या है, सॉलिड है, जबकि ये क्या है, आपका लिक्विड है। आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ऐसे जिंक क्या है, आपका सॉलिड है। ठीक है। ये आपका क्या है, एक्वा फॉर्मेट में रहती है। जो नाइट्राइड है, नाइट्राइड सब आपकी एक्वा फॉर्मेट रहती हैं। ये भी काय में होगी, एक्वा फॉर्मेट में होगी, जबकि ये आपकी क्या है, सॉलिड मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाइए, अगर इसके एल के बारे में बात करें, सॉलिड है। अगर हम इसके बारे में बात करें Cl2, तो ये आपकी एक्वा होगी। क्लियर है। जबकि इसके बारे में बात करें Cl3, ये भी क्या होगी, आपकी एक्वा होगी। इसके बारे में बात करें, सॉलिड फॉर्मेट में मिल रहा है। धातुएं जो मेटल मिलती है ना, सब सॉलिड फॉर्मेट में होती हैं। क्लियर है। अगर Cl2 लग गया, क्लियर है, पीछे आयन लग चुके हैं, जब आयन लग चुके हैं तो एक्वा है। ये भी आयनिक है, SO4 लगी है तो ये भी एक्वा है। ठीक है। इसके आगे बढ़ जाएं, आयन है, SO4 आयन है तो एक्वा है। जबकि KCl भी क्या है, Cl आयन है, तो ये भी क्या हो गया, एक्वा। जब पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दोनों अगर आपके आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं, तो मोस्टली आपके वो क्या हो जाएंगे, एक्वा आपके बन जाएंगे, यानी एक ही हो जाएंगे। क्लियर है। तो बड़ा सिंपल है, आप इनको तैयार करिएगा, काफी सिंपल होते हैं और प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है।